हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव त्रिपाठी STS ऑनलाइन में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम क्या पढ़ेंगे अभी आप खुद जान जाएंगे। कभी आपने ये सोचा है कि आप जो सोचते हैं, आपको जो भूख लगती है, आपको जो प्यास लगती है, प्यार आता है, गुस्सा आता है, पसीना आता है, थक जाते हैं, चलते हैं तो शरीर का आपका जो संतुलन बनता है या गिर जाते हैं, बुखार आता है, कभी उल्टी आती है, मतलब ये सब जो क्रियाएं आपके शरीर में चलती हैं, ये शरीर के किस हिस्से से चलती हैं? कौन चलाता है? किस हिस्से से ये सारी क्रियाएं चलती हैं? शरीर का कौन सा हिस्सा इन सारी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है? कभी सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा है तो सिर्फ सोचेंगे ही नहीं, आज सब कुछ जान जाएंगे अच्छे से कि शरीर का कौन सा भाग इन सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, कौन सा भाग किस क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सब के पास एक दिमाग है, एक मस्तिष्क है, एक ब्रेन है, तो ब्रेन के ही ये सारे कार्य होते हैं। आज हम ब्रेन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले लिख देता हूं यहां पे। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप हिंदी में ब्रेन कहते हैं, जैसे आप हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं, अपनी भाषा में दिमाग कहते हैं, वो ब्रेन, दिमाग और मस्तिष्क के काम करने की जो क्रियात्मक शैली होती है, जो तंत्र होता है, उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो हम विज्ञान में उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो आज हम तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र, जिस प्रकार मैंने इससे पहले वाइटामिन का वीडियो डाला था और उससे 100% 1 से 2 प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र भी ठीक वैसा ही एक चैप्टर है। इस चैप्टर से शायद ही कोई वर्ष ऐसा निकलता है जब वनडे एग्जाम्स में और सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस नहीं आते। वनडे एग्जाम्स में तो लगभग प्रत्येक वनडे एग्जाम में तंत्रिका तंत्र से प्रश्न आते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसको समझने का, बस आपको कुछ एक चीज़ें समझनी है। देखिए, ये आपके सामने जो पहले से ही चित्र बना हुआ है, अब मैं आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि किसका चित्र है। ये आपके मस्तिष्क का चित्र है। ये आपके मस्तिष्क का चित्र है जो आपके खोपड़ी के ठीक नीचे होता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक ये आगे का भाग होता है, एक ये बीच का भाग होता है, और एक ये पीछे का भाग होता है जिसको पश्च भाग कहते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आपको साथ साथ समझाते चलते हैं। ये 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है। तीन हिस्सों में इसको तोड़ते हैं, 3 हिस्सों में यह बटा होता है। सबसे पहला भाग है इसका अग्रभाग, फिर बीच का भाग यानी कि मध्य भाग, और फिर पश्च भाग यानी कि पीछे का भाग। ये अगला भाग है, ये बीच का है, और ये पिछला भाग है, इसको पश्च भाग कहते हैं। अब ये फिर कई हिस्सों में टूटता है। देखिए, सबसे पहले हम अग्रभाग के बारे में बात करते हैं। अग्रभाग जो मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग है, ये जो मस्तिष्क है हमारा, यहां से प्रारंभ होता है और पीछे यहां तक जाता है। ये मेरुरज्जु तक पीछे यहां तक जाता है, यहां से प्रारंभ होकर और यहां तक जाता है। तो जो सबसे आगे का भाग होता है वो भी 3 भागों में टूटा होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, और नाम लिखने के बाद हम एक एक को बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, और तीसरा है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, मात्राएं आपको स्पष्ट दिख रही हैं। हाइपोथैलेमस पहला है आपका। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब जो बोल रहा हूं वो सुनिए ध्यान से, अब जो बोलूंगा वो ध्यान से सुनिए।
सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क भी इसको कहते हैं। प्रमस्तिष्क सबसे अगला भाग होता है, इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क के साथ साथ ये सबसे बड़ा भाग भी होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, लगभग 66 से 68% मस्तिष्क सिर्फ सेरिब्रम होता है। फिर से सुनिए, लगभग 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट ऑफ द इंटायर ब्रेन इज ओनली सेरिब्रम। तो सेरिब्रम से 2-3 चीजें प्रमुखता से याद रखें। पहला कि मस्तिष्क का सबसे अगला भाग है ये। दूसरा, ये अगला भाग है, इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, जैसा मैंने इस लेक्चर की शुरुआत ही जिस शब्द से कही थी कि आप सोचते हैं या स्मरण करते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि आप सोचते कैसे हैं? तो ये ही आपको सोचने पे मजबूर करता है। ये सेरिब्रम ही आपको चीज़ों को, वस्तुओं को, घटनाओं को याद रखने में सहायता करता है। विद्यार्थियों का सेरिब्रम सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर विद्यार्थी का सेरिब्रम अच्छा नहीं है, अच्छा इन द सेंस कि बहुत प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप स्मरण क्षमता ह्रास के शिकार होंगे और उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे जो विद्यार्थी को करना चाहिए। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है सेरिब्रम के विषय में? सबसे पहला, इसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क। दूसरा, सोचने और समझने या याद रखने में मदद करता है। ये जिम्मेदार यही होता है, सोचने, समझने और स्मरण में सहायक। सोचने, समझने और स्मरण में यह सहायक होता है। प्रमस्तिष्क कहते हैं। सबसे अगला भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। तो भैया प्रश्न आएगा कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम। सोचने और समझने और स्मरण रखने, याद रखने में कौन सा भैया सहायक है भाग? सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क किसे कहते हैं? सेरिब्रम। ये 3 मोटी मोटी चीजें याद रखें। अब 2 भाग और हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नाम लगभग एक जैसे हैं, एक में हाइपो और लगा हुआ है, थैलेमस दोनों में लगा हुआ है। तो सेरिब्रम ये ठीक आगे का भाग होता है, हाइपोथैलेमस ये होता है, हाइपोथैलेमस इधर का भाग होता है। ये 3 भागों में टूटा हुआ होता है। थैलेमस का काम होता है दर्द का, ठंडे का, गर्म का अनुभव कराना। दर्द, ठंडा, गर्म, ठंडा और गर्म का अनुभव का अनुभव। चलिए, मैं अनुभव नहीं लिखूंगा, वो तो अंडरस्टूड सी बात है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है ये, इतना सा बढ़ा के लिखना। दर्द का अनुभव। दर्द, शरीर में कहीं दर्द है आपके, आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, आपने आइसक्रीम खा ली, एकदम दवाई आपने दाढ़ में आइसक्रीम, बहुत ठंडा लगने लगा, आपको हद से ज़्यादा गर्म लग रहा है, अधिक ठंडा लग रहा है। तो शरीर में ठंडा लगना या गर्म लगना, ये सब आपको सिग्नल देता है थैलेमस। थैलेमस ये प्रतीत कराता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? बहुत प्रश्न पूछा जाता है हाइपोथैलेमस से। भूख लगना, प्यास लगना, प्यार, घृणा, ये सारे काम हाइपोथैलेमस के हैं। भूख, प्यास, प्यार, घृणा। भूख, प्यास, प्यार, घृणा। बहुत कभी कभी आपको भूख लगती है, बड़ा एकदम अंदर से जी सा मिचलाता है, और जब भूख लगती है तो फिर कुछ दिखता नहीं है, आपको खाना ही चाहिए होता है। तो भैया वो हाइपोथैलेमस ही होता है जो आपको सिग्नल देता है, आपको सूचना देता है कि फटाफट खाना खा लीजिए, भूख लगी हुई है। प्यास लगती है, प्यार आता है, किसी पे गुस्सा आती है, बहुत एकदम गुस्सा आ जाती है, हमको नफरत सी होने लगती है, घृणा सी होने लगती है, वो सारे काम करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। बहुत पसीना आता है, जैसे पसीना मुझे आ रहा है, इस टाइम मुझे पसीना आ रहा है, तो ये पसीना आना, शरीर में कब पसीना निकलना है, शरीर को कब भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी,
कब भूख लगेगी, कब प्यार होगा, कब गुस्सा आएगी, ये सारे इंडिकेशंस थैलेमस देता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस। नॉट ओनली थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस का क्या काम है? दर्द को एहसास कराएगा। नंबर 1, दर्द को एहसास कराएगा, ठंडे को एहसास कराएगा, गर्म को एहसास कराएगा। ठंडा, गर्म और दर्द ये एहसास कराता है थैलेमस। और हाइपोथैलेमस भूख का एहसास कराएगा, प्यास का एहसास कराएगा, प्यार का एहसास कराएगा और घृणा का एहसास कराएगा। भैया ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग प्यार के इंडिकेशन के लिए जिम्मेदार है, किस भाग के वजह से भूख का एहसास होता है, सोचने और समझने या स्मरण क्षमता के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है। इस तरह से प्रश्न उठा के पूछे जाते हैं। तो यह आपका हो गया अग्रभाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब आते हैं बीच के भाग में, मध्य भाग। मध्य भाग में आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, होता ही एक है, आपको याद क्या रखना है, एक ही होता है, उसे कहते हैं कार्पोरा। कार्पोरा आपको इसमें याद रखना है। बीच का भाग होता है कार्पोरा, कार्पोरा। सिर्फ एक भाग होता है कार्पोरा। दरअसल में इसका पूरा नाम होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आप पूरा लिख सकते हैं, क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखिए किसी भी चीज को याद रखने का तरीका पता क्या, आप बार बार उसको पढ़ें, आप उसको बार बार आप पढ़ें। देखिए मैं इसको थोड़ा घेर देता हूं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। काला स्केच कहाँ है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये मध्य भाग होता है। ये जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। इसका प्रमुख काम सिर्फ 2-3 होते हैं। आप जो देखते हैं और जो सुनते हैं, देखने के लिए और सुनने के लिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जिम्मेदार होता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, देखना और सुनना, देखना सुनना, इन दो के लिए जिम्मेदार है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कई बार आपने देखा होगा लोगों को कम दिखाई देता है, कोई पास में ही खड़ा हुआ है आदमी, अब देख ही नहीं पाए कौन है ये कौन है, तो आप समझ नहीं पाते हैं पास में खड़ा हुआ इंसान कौन है, या आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, कम सुनाई देता है, आपको देख नहीं पाते हैं पास के व्यक्ति को। तो आपका जो ब्रेन है उसका जो मध्य भाग है जिसे कार्पोरा कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। वो इंडिकेट करता है आपको देखने और सुनने में, वही सहायता करता है, वही मदद करता है। पश्च भाग, पश्च भाग का मतलब पीछे का हिस्सा, ये यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। इस पश्च भाग में आपको 2 प्रमुख रूप से पढ़ने, एक सेरिबेलम, देखिए एक है सेरिब्रम, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, जो आगे का मस्तिष्क है ये अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम। ऐसे ही पश्च मस्तिष्क में भी एक सेरिबेलम होता है, नाम बिल्कुल इसके ही जैसा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। सेरिब्रम और सेरिबेलम, सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क में, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क में। तो सबसे पहले लिखिए सेरिबेलम, सेरिबेलम। सेरिबेलम नाम में भैया बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि नाम ही बड़ा डिस्टर्ब करता है। कई बार पेपर में सेरिब्रम से संबंधित प्रश्न पूछता है, लड़के सेरिबेलम में टिक कर देते हैं, तो बड़ा ध्यान से पढ़ें। पहला होता है सेरिबेलम, सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क में, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क में। पहला सेरिबेलम, दूसरा मैंड्यूला। मैंड्यूला, सेरिबेलम, मैंड्यूला, इसको भी घेर लेते हैं, इसके काम आपको बता देते हैं। बहुत आसान विषय है ये। एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा, जैसे मैं खड़ा हूं इस टाइम, सीधा खड़ा हूं, बिल्कुल सीधा बिल्कुल खड़ा हूं, हिल डुल नहीं रहा हूं, बिल्कुल संतुलन में खड़ा हूं,
तो ये जो मैं संतुलन में खड़ा हूं, इस संतुलन में खड़े होने के पीछे जो जिम्मेदार है, जो सहायक है, वो सेरिबेलम है। सेरिबेलम ही मेरे शरीर को या हमारे शरीरों को, इंसानों के शरीर को सीधा खड़ा रखता है। अब कोई शराबी है, शराब पी के आया है, अब वो ऐसे ऐसे डगमगा रहा है, तो उसका सेरिबेलम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सेरिबेलम उसका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो डगमगा रहा है। तो ये जो सेरिबेलम होता है, इसका एकमात्र प्रमुख काम होता है कि आपके शरीर के संतुलन को मेंटेन रखता है। चलिए नोट करिए इसको, सेरिबेलम का काम है आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। शरीर के संतुलन को बनाए रखता है सेरिबेलम, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। अब आइए उसके ऊपर जिससे सबसे थोक के भाव क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जैसे मैंने इस लेक्चर के प्रारंभ में आपको नहीं बताया, जैसा कि मेरा अपना एक अंदाज है कि मैं आपको हर लेक्चर के पहले बता देता हूं कि इस टॉपिक विशेष से कहां से क्वेश्चंस आएंगे फुलटास बॉल बनके। तो हाइपोथैलेमस को आप खूब अच्छे से घोट के जाएं। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं मैंड्यूला, इसको खूब अच्छे से घोट के जाएं। 50% से अधिक प्रायिकता है कि इन दोनों से ही प्रश्न आपको नजर आएंगे, और ये पूरा इंटायर लेक्चर आप जब देख लेंगे तो प्रश्न छूटना नहीं है आपका। आइए चलिए मैंड्यूला पे। मैंड्यूला कहाँ होता है? देखिए, मैंने आपको सेरिबेलम पढ़ाया और सेरिबेलम के बारे में बताया कि ये शरीर का संतुलन बनाता है। अब मैं आपको मैंड्यूला के बारे में बताता हूँ। मैंड्यूला भी पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। इसके काम बहुत स्पेशल होते हैं। खांसना, छींकना, खांसना, छींकना, जो हमें छींक आती है, जो हम खांस देते हैं, कौन जिम्मेदार है? मैंड्यूला जिम्मेदार है इसके लिए भैया, मैंड्यूला जिम्मेदार है। खाना खाते हैं, खाना निगल लेते हैं, हमको कौन बताता है खाना निगलना है? हम मुंह में खाना रखे हुए हैं, शरीर का कौन सा भाग हमको बता रहा है कि ये खाना निगल लेना है नीचे? बड़ा आपको असहज लग रहा है ना, ये सुनने में बड़ा असहज लग रहा होगा कि अरे मास्टर क्या उल्टी सीधी बात कर रहा है। जब मुंह में खाना रखा है तो वो तो हम अंदर ही ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे, लेकिन बताता कौन है? ये कौन इंडिकेट करता है आपके तंत्रिका तंत्र को? तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा इंडिकेट करता है कि वो जो खाना आप चबा रहे हैं या कुछ भी आपके मुंह में है वो निगलना है नीचे आपको? तो वो करता है मैंड्यूला। कौन सा मैंड्यूला? दिमाग के, मस्तिष्क के, ब्रेन के पश्च हिस्से का एक भाग होता है, पीछे के हिस्से का एक भाग होता है मैंड्यूला। वो इंडिकेट करता है कि आपको निगलना है। कभी पेट खराब हो जाता है, हमारा जी मचलाता है, चीजें अंदर से बाहर आती हैं, उल्टी कर देते हैं, वॉमिट कर देते हैं, तो कौन सा हिस्सा मस्तिष्क का ये बताता है कि हमको उलटना है, उल्टी करना है? मैंड्यूला। निगलना, उलटना, सबसे अधिक याद रखें। उलटना। किसी चीज को निगल लेना और फिर उलट देना यानी कि वॉमिट कर देना, तो ये दोनों ही काम होते हैं मैंड्यूला के। खांसना, छींकना मैंड्यूला का काम है। अब जो दो लिखने जा रहा हूं उसे बहुत अच्छे से स्मरण रखें, क्वेश्चंस इससे बहुत आते हैं। पहला बीपी और दूसरा एचबी। चलिए मैं हिंदी में लिख दूंगा, पहले आपको समझा देता हूं फिर हिंदी में लिख दूंगा, वरना कुछ बच्चों को तो ये बीपी और एचबी में परेशानी होगी। बीपी कहते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर का इंडिकेशन देता है मैंड्यूला। और एचबी हार्ट बीट मतलब हृदय स्पंदन, ब्लड प्रेशर मतलब रक्तदाब। तो चलिए मैं लिख देता हूं, इसको हिंदी में लिख देता हूं। रक्तदाब और रक्तदाब हो गया आपका, और हृदय स्पंदन। तो ये 5-6 काम है और बहुत अच्छे से आपको मैं इसको सर्किल कर देता हूं। आप भी अपने जब नोट्स बनाया करिए तो इस तरह से थोड़ा सा
कलाकारी, रचनात्मक करा करिए, क्योंकि जब तक आपके अक्षरों में, आपकी लिखावट में कलाकारी नहीं होगी, तब तक आप उस विषय वस्तु को रचनात्मक और कलाकारी के तरीके से कैसे पढ़ पाएंगे? तो सब बोझिल सा हो जाएगा। इसलिए जितना क्रिएटिव लिखिए। देखिए अब ये जो मैंने चार्ट बनाया, आप चार्ट देखिए, ये जो मैंने चार्ट बनाया है, अगर मैं चाहूं तो इसको लाइन से लिख सकता हूं, लेकिन वही बात जो हम सब जानते हैं कि याद रखने का भी एक बहुत टेक्निकल मेथड होता है, और सबसे ज़्यादा हम कैसे याद रखते हैं? चित्रों की सहायता से। हम सब जानते हैं कि हम जिस चीज़ का एक बार चित्र देख लेते हैं उसको हम जल्दी नहीं भूलते, तो चित्रों की सहायता से हम बहुत आसानी से याद रखते हैं। लेकिन हम हर चीज़ का चित्र नहीं बना सकते, हर चीज़ को चित्र बना के नहीं समझा सकते, लेकिन उस चीज़ को, उस विषय वस्तु को चित्र के रूप में समझ जरूर सकते हैं। तो आप कुछ भी पढ़िए, ऐसे डायग्राम बनाया करिए, डायग्राम बनाइए। जैसे आपने अग्रभाग पढ़ा है तो तीनों खोल दीजिए, फिर आप एरोज बना के, लाइंस बना के अलग अलग लिखिए। कॉपी में ऐसे लिखिए, आप इसको मेमोराइज जल्दी करेंगे, रिकॉल जल्दी होता है ये। तो अभी हम पढ़ रहे थे मेंडुला के बारे में। खांसना, छींकना, निगलना, उगलना, हृदय स्पंदन और रक्त दाब, इन सब के लिए जिम्मेदार है, इन सब के इंडिकेशंस देता है मेंडुला। एक दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? सेरिबेलम। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, सेरिब्रम, सेरिबेलन। सेरिबेलन का क्या काम है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है, इंसान को खड़ा रखता है, इंसान को हिलने नहीं देता। हिलने नहीं देता इन द सेंस के संतुलन में रखता है। तो ये तीन भाग हैं जो आपको मुख्य रूप से पढ़ने हैं अच्छे से। इन तीन भागों से ही आपको 99%, 98% क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से, इस तंत्र का तंत्र चैप्टर से, नर्वस सिस्टम के चैप्टर से जहां से क्वेश्चंस हिट होते हैं वो ये हैं: सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कार्पोरा, कॉर्डिजेमिना, सेरिबेलम और मेंडुला। कुछ ना कुछ इससे ही पूछ देगा आपसे, ये काम किसका है, प्यास किसकी वजह से लगती है, भूख किसकी वजह से लगती है, निगलने के लिए कौन जिम्मेदार है, छींकने के लिए कौन जिम्मेदार है, सुनने में कौन सहायता करता है, देखने में कौन सहायता करता है, यही ऐसा कुछ पूछता है प्रायः। और आपको कोई ना कोई एक पार्ट दे देगा, 4 पार्ट दे देगा। छींकने में कौन मदद करता है, छींकने के लिए कौन सहायक है, किस मस्तिष्क के किस भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमको छींकने का इंडिकेशन देता है। सेरिबेलम दे देगा, हाइपोथैलेमस दे देगा, सेरिबेलम दे देगा, मेंडुला दे देगा, सेरिब्रम दे देगा, और हाइपोथैलेमस या थैलेमस कुछ भी दे देगा, कार्पोरा, और आपसे कहेगा टिक करिए इसमें से कौन सा सही है। तो मेजर पोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस एरिया, जो मैंने आपको भी पढ़ाया है इस तंत्र का तंत्र से। और कुछ 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि क्योंकि तंत्र का तंत्र एक कोशिका होती है, कोशिका के बारे में डिटेल्स मैं आपको कल परसों में कोशिका का भी चैप्टर लेक्चर डालूंगा, तो बताऊंगा कि कोशिका होती है। तो कभी कभी ये पूछ देते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो सबसे लंबी कोशिका आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये जो तंत्र का तंत्र होता है, ये जो तंत्र का तंत्र है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। लिख देते हैं, आप भूल जाएंगे ऐसे, सबसे लंबी कोशिका, सेल, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। अब जब हमने सबसे लंबी लिखी है तो चलिए यहीं आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है। याद रखिएगा इसको, ये भी अलग कलर से यहीं पर लिखे दे रहे हैं आपके लिए। सबसे लंबी कोशिका याद रखिए, कई बार पूछा गया है ये। तंत्रिका तंत्र के बारे में और कुछ ना पूछ के यही पूछ लेते हैं लड़के। क्या करते हैं बच्चे, ये सब घोट घाट के जाते हैं और वो पूछ लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र है कैसी कोशिका, या ऐसे पूछते हैं कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे चौड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो चलिए सबसे लंबी कोशिका का तो हम चैप्टर ही आपको पढ़ा रहे हैं, हमने बता दिया है आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका भी यहीं बता देते हैं। लिखिए, सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की बात हो रही है यहां। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। तो देखिए 2 चीजें याद रखिए, शुक्राणु और अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म।
सबसे बड़ी कोशिका, फीमेल ऑर्गन्स दैट इज अंडाणु, और सबसे छोटी शुक्राणु, स्पर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। पढ़ाने को, खींचने को इसमें और 1 घंटे पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मेरा मकसद और किसी भी अच्छे एजुकेटर का मकसद यही होता है कि वो आपको उतना डिलीवर जरूर करे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, जो आपके पीटीज के लिए उपयोगी है, जो आपके वनडे एग्जाम के क्वेश्चंस में, ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको दिखाई दे। यहां अगर मैं 1 घंटे तंत्र के विषय में बोलता रहूं, आप भी बोझिल होंगे। घुमा फिरा के बोलूंगा सब वही जो मैंने आपको इस 15-20 मिनट के 25 मिनट के लेक्चर में पढ़ा दिया है, और आपके काम का आपके सामने है। तंत्र विटामिन का चैप्टर आ चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको देखें। उसके बाद विज्ञान भाग के विज्ञान श्रृंखला का ये दूसरा चैप्टर आपके सामने आज रखा गया है, तंत्र। हल्के हल्के विज्ञान पूरी कवर कर दी जाएगी। पहले मेरा टारगेट जीव विज्ञान है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जीव विज्ञान से हिट करे जाते हैं। अगर हम पीसीएस की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, तो ऐसा रिकॉर्ड देखा गया है कि 150 क्वेश्चंस, अगर यूपी पीसीएस की बात करें 150 क्वेश्चंस में रेयरली ऐसा होता है कि 20 से कम क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज 20 से ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मोर देन 20 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम साइंस पोर्शन। और इस साइंस पोर्शन में भी 11 से 12 क्वेश्चन आपके सिर्फ बायोलॉजी से आते हैं, जीव विज्ञान से आते हैं। और जीव विज्ञान में वही गिने चुने टॉपिक हैं, एक एक क्वेश्चन सबसे उठना है। नर्वस सिस्टम से एक क्वेश्चन आना है, विटामिन से एक क्वेश्चन आना है, स्वतंत्र तंत्र से एक क्वेश्चन आना है, श्वसन तंत्र से एक क्वेश्चन आना है, रोगों से एक क्वेश्चन आना है। तो इस तरह से गिने चुने वही 15 से 18 टॉपिक हैं। 15, 18, 19 टॉपिक से आपके 2, 4, 5 टॉपिक्स को छोड़ के लगभग हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आना है। तो मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक कवर करूंगा जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले टॉपिक सारे कवर करूंगा, लेकिन मैं हल्के हल्के वही टॉपिक आपको पढ़ाता जाऊंगा जिनसे क्वेश्चंस 100% हिट होते हैं। तो ऐसे ही चैनल के साथ लगे रहिए, दबा के पढ़े रहिए, मन लगा के पढ़े रहिए, इस कोरोना के काल का भरपूर फायदा उठाइए। नमस्कार।